से जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर है। जम्मू के संजवान में एसआईए की छापेमारी चल रही है। जम्मू के संजवान में एसआईए यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। पूर्व ओजीडब्ल्यू के आवास पर छापेमारी जारी है और साथ ही साथ पूछताछ भी की जा रही है। पूर्व ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर के आवास पर जारी है छापेमारी और इसके साथ ही यह भी खबर है कि लगातार इस सिलसिले में पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। जम्मू से बड़ी खबर, जम्मू के संजवान में एसआईए की छापेमारी, पूर्व ओजीडब्ल्यू के आवास पर छापेमारी, लगातार पूछताछ जारी। हमारे संवाददाता राजन जुड़ चुके हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, क्या छापेमारी के बारे में डिटेल्स हैं? आज जी देखिए विशाल, ये जो छापेमारी की गई है एसआईए की तरफ से की गई है जम्मू के सुंजवा इलाके में, और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम जो है मोहम्मद इकबाल बताया गया है, ये रियासी के महौर इलाके का असल में रहने वाला है और ये इस वक्त ये जम्मू में इसका मकान है और कुछ साल पहले जो है ये कुछ इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त था और ये ओजीडब्ल्यू जो है आतंकवादियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर काम करता था और लेकिन अब जो है एजेंसीज ने इस पे पैनी निगाह बनाई हुई थी और जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा है कि रियासी और रजौरी के बीच जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे कुछ आतंकवादियों की जो मूवमेंट देखी गई है और उसके कुछ तार जो है वो मोहम्मद इकबाल के साथ जोड़ के देखे जा रहे हैं और ये शक है जांच एजेंसियों को कि ये वापस जो है आतंकवादी इसको जो है वापस अप्रोच करने में शायद कामयाब रहे हैं इसके और हथियार पहुंचाने में और बाकी जो लॉजिस्टिक की मदद होती है आतंकवादियों को उसमें इसका हाथ होने का जो है शक है। और इसके ये जो घर है ये इसी मोहम्मद इकबाल का जम्मू का घर है सुंजवा में और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो यहाँ से एसआईए की टीम की तरफ से ली गई हैं और शक यही है कि किसी तरह की जो असामाजिक गतिविधियां है और यहाँ आतंकवाद को फैलाने में मोहम्मद इकबाल का जो हाथ है उसकी तफ्तीश में अब जो जांच एजेंसियां हैं वो लग गई हैं। जी विशाल, तो ये क्या छापेमारी अब भी जारी है राजन? जी देखिए विशाल, अभी छापेमारी सुबह से चल रही थी। अब ये बताया गया है कि जो इस परिवार के सदस्य हैं वो इस घर में हैं, हालांकि घर का दरवाजा बंद है और अंदर जो है अभी ये बताया गया है कि जो एसआईए की टीम है वो अभी निकल चुकी है और ये जो इनके मोबाइल और सिम कार्ड कुछ एसआईए की टीम से लिए गए हैं, पूछताछ की गई है, कड़ी पूछताछ इससे की गई है और इस तरह के इनपुट्स हैं जांच एजेंसी के पास कि ये जो रियासी जिले का रहने वाला शख्स है ये कई दफा जम्मू से रियासी और वहां से और इसकी जो लोकेशन है सिम लोकेशन ये कई जगह पे जो है वो संदिग्ध जगहों पे दिखाई दी है और इसी के चलते जो है अब वापस इसकी जांच होगी कि क्या ये ओजीडब्ल्यू वापस आतंकवादी इसको रिवाइव करने में कामयाब हो पाए हैं क्या, क्योंकि ये बात निकल के आई है विशाल के जितने भी आतंकवादी हमले जम्मू रीजन में हो रहे हैं उसके पीछे लोकल सपोर्ट या ओजीडब्ल्यू जो पहले शायद इनएक्टिव हो चुके थे और वापस पाकिस्तान की आईएसआई जो है कोशिश में लगी है कि किस तरह से इस मॉड्यूल को वापस रिवाइव किया जाए ताकि जम्मू में मिलिटेंसी आतंकवाद वापस से उसको हवा दी जाए। लेकिन जांच एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क है और अब जो जिस तरह से सर्विलेंसिंग की जाती है उसके तहत जो कोई ना कोई जो सुराग है वो इनके खिलाफ एसआईए के पास आया है, जांच एजेंसीज के पास आया है, उसको पूरे तरीके से जो है जांचा जाएगा। अगर कभी कोई भी इसी तरह की इन्वॉल्वमेंट शख्स की पाई जाती है और इसके साथ कौन कौन शख्स जो है इसके साथ मुलविस हैं, क्या कहां जम्मू में या उसके आसपास के जम्मू सूबे के इलाकों में इसके जो लिंक्स हैं वो सबको जो है वो खंगाल के निकाला जाएगा और कुछ जो सामान इनसे लिया गया है हमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहां से लिए गए हैं और उसमें क्या कुछ पाया जाता है ये एसआईए की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी विशाल।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही खबरों में आगे का रुख करेंगे। अगली खबर यह है कि अनुराग ठाकुर जो है वो उनका आज शिमला का दौरा होने वाला है। अनुराग ठाकुर का शिमला दौरा, रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ, युवाओं को बांटेंगे रोजगार पत्र। कई भाजपा पदाधिकारी भी मौके पर रहेंगे मौजूद। देश भर में रोजगार मेले में आज 51,000 से अधिक युवाओं को दिए जाएंगे रोजगार। तो ये खबर आपको शिमला से बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर का आज शिमला दौरा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का आज शिमला दौरा, रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ, युवाओं को बांटेंगे रोजगार पत्र। कई भाजपा पदाधिकारी भी मौके पर रहेंगे मौजूद। देश भर में रोजगार मेले में आज 51,000 से अधिक युवाओं को दिए जाएंगे रोजगार। और जो खबर है उसके मुताबिक देश भर में कुल 46 जगहों पर आज ये रोजगार मेला आयोजित हो रहा है और इन 46 जगहों को कुल मिलाकर 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें तमाम जगहों पर अलग अलग मंत्री या जो मिनिस्टर्स हैं या फिर स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं 10:30 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री खुद ये तमाम नवनियुक्त जो लोग हैं उन्हें संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज शिमला द्वारा, रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। सुबह करीब 10 बजे शिमला पहुंचने का है कार्यक्रम। ये 10 बजे का समय था, अब वो जैसी की सूचना है उसके मुताबिक वो शिमला पहुंच चुके हैं। और आज वहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो हमें अभी सूचना मिली उसके मुताबिक शिमला में आज 110 जो है वो लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हमारी कोशिश होगी कि अपने संवाददाता राजेंद्र से हम इस मामले पर और अधिक जानकारी लें। उसके पहले हम आपको ये बता दें, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीर जो है ऐसी एक मेले की है। तो आज जब केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में आज हैं और उन्हें आज वहां पर नियुक्ति पत्र बांटना है। शिमला में जो जानकारी अभी हमें मिली है उसके मुताबिक कुल 110 युवाओं को वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और जो जानकारी है उसके हिसाब से देश भर में कुल 46 स्थानों पर ये रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, कुल 46 स्थानों पर। और इनमें 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित शिमला संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री माननीय सिकंदर कुमार जी, पूर्व मंत्री रहे आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, माननीय श्री बिशन सिंह जी, माननीय श्री विकास माथुर जी, माननीय श्री संजीव कटवाल जी, माननीय संजय जी, उपस्थित सभी महानुभाव और जिनको आज सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, ऐसे मेरे युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आज देश भर के 40 स्थानों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पर भी 110 के लगभग जो हमारे युवा साथी आए हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मैं आप सबको भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप एक सरकारी नौकरी में एक सेवक के रूप में काम करें, ताकि आम जनमानस, जो जनता आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके पास कभी भी आए या आपके किसी भी हस्ताक्षर से किसी का भला होना हो, तो आप लोगों के जीवन में
ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का काम करें, ये आप सोच अवश्य करें, क्योंकि 140 करोड़ के देश में जब आप जैसे युवाओं को चुना जाता है तो आपकी काबिलियत के आधार पर आपको चुना जा रहा है और आपके काम अब आपको एक नई पहचान दिलाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने परिवार को भी और जिन लोगों ने आपका चयन किया उनको भी गर्व भी महसूस कराओगे। आप बहुत शानदार काम अगले 25-30 वर्षों में करने वाले हो। युवा साथियों, केवल एक नौकरी नहीं है, एक अवसर है सेवा का। जब तक आप स्वयं सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे तो अब आप बहुत सारी बातों के लिए कोसते होंगे कि ये सिस्टम में सुधार हो तो ऐसा हो। अब आपके पास, आप टेक्नोलॉजी को जानते हो, आप समस्याओं को भी जानते हो क्या समस्याएं हैं। अब आप क्या प्रयास करने वाले उन समस्याओं के समाधान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल एक बार नियुक्ति पत्र मिल गया, हमें कुर्सी मिल गई, हम जाकर बैठ गए, उससे काम चलने वाला नहीं है। द वे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग विद ईच पासिंग डे, ऑन वन हैंड it gives you a lot of opportunities to do well, bringing more transparency and accountability into the system so that the end user gets the benefit. On the other hand, it creates challenges also because you have to continuously keep learning from time to time. अब जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले नौकरी पाई होगी, 15 साल पहले पाई होगी, उनको क्या पता था कि इतना टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा कि कल तक जो रजिस्टरों में साइन करके पैसे देते थे, आज एक बटन दबाकर सीधा खाते में पैसा पहुंच जाता है। खाने वालों का सिस्टम ही खत्म कर दिया मोदी जी ने। आधार कार्ड भी दे दिया, बैंक खाते भी खुला दिए और अब आपके मोबाइल या आपके खाते में पैसा लाने का काम भी एक पारदर्शी सरकार ने करके दिखाया है, ईमानदार सरकार ने करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं जब हम नियुक्ति की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत गड़बड़ियां होती थी। आपने सुने होंगे पुराने किस्से, क्लास 3 क्लास 4 के भी इंटरव्यू के नाम पर न जाने क्या क्या हो जाता था, कहां से पर्चियां आती थी, कहां से लिस्टें बन जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया कि जो मेरिट के आधार पर, इसमें इंटरव्यू में जाना ही नहीं और मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। और जो आपको कई एग्जाम्स में बैठना पड़ता था या आपको कई अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, उसके लिए भी कभी फोटोकॉपी कराओ, कभी अटैच कराओ, वो भी उन्होंने बहुत आसान काम कर दिया कि कहीं से अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। यू कैन सेल्फ अटेस्ट एंड सेंड द डॉक्यूमेंट। ये इतना बड़ा लाभ मिला है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश में हर वर्ष करोड़ों लोग अरबों रुपए इसलिए खर्च करते थे कि अटेस्टेशन करानी पड़ती थी। उसके आने जाने का समय, अपनी दिहाड़ी तोड़ने का समय, फिर खर्चा अलग से वो अलग, ये सारी समस्याओं से निजात दिलाई। कैसे छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बदलाव लाती, मैं वो बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने लगभग जो 63,000 कंप्लायंसेज हैं अलग अलग बिजनेसेस करने के लिए, जो राज्य से लेके जिला तक, केंद्र से लेके पालिका तक, वो किसी भी काम करने वाले को जरूरत पड़ती है, वो 63,000 है। हमने उनमें से 39,000 कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया ताकि लोगों को काम व्यापार करने में आसानी हो। अभी हम उसको और कम करते जा रहे हैं। लिटिगेशन कैसे कम हो, अब हमने डीक्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया है बिल्स को। पहले छोटी छोटी गलतियों पर भी आपको जेल डालने की सजा होती थी, उससे व्यापारी को डराकर कर्मचारी पैसे ऐंठ लेते थे, अधिकारी पैसे ऐंठ लेते थे। हमने वही खत्म कर दिया, जेल जाने का डर को कम कर दिया। अब उसमें और सुधार ला रहे हैं। फिर आपको बेनिफिशियरी अगर आप, तो यही नहीं पता चलता था कि आपके खाते में पैसा आया नहीं आया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में यहां तक हो जाता था कि बेटी कभी पैदा ही नहीं होती थी, कभी पैदा नहीं हुई, लेकिन किताबों में पैदा हो जाती थी।
अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसी कंट्री की है तो भारतवर्ष है। दुनिया के लोग जो पहले चाइना में जाकर इन्वेस्ट करते थे। जम्मू रोजगार मेला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश मुख्य अतिथि। 105 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो अभी शिमला के बाद वापी आप जम्मू देख रहे हैं, यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है और इसी तरह यहाँ पे एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जो बाहर से इन्वेस्टर आए उसको दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़े, सिंगल विंडो सिस्टम शुरू की है जिसमें एक ही जगह अप्लाई करे, सारियां क्लियरेंस उसको वहीं मिले और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ उसे इन्वेस्ट करनी है, पोर्टल पे वो कहाँ देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, कहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल है, सारा कुछ पोर्टल पे देख सकता है। और इन्वेस्ट इंडिया हमारे पास एक ऐसा विंग है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो उसकी हेल्प करता है, कहाँ कहीं भी उसने इन्वेस्ट करनी हो उसको हर तरह की मदद की जाती है। ऐसा माहौल क्रिएट करके देश तेजी से तरक्की करे, खुशहाली की तरफ बढ़े, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कोशिश कर रहे हैं और सारा देश उनके साथ चल रहा है। देश आजादी के अमृतकाल में तेजी से तरक्की कर रहा है और जब हम 2047 में देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो देश की दशा कैसी होगी। देश एक विकसित देश, डेवलपिंग ना रहकर डेवलप्ड कंट्री, दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं उनके बराबर का देश बने, सबसे शक्तिशाली देश बने। और इसके साथ ही जिसको हम विश्व गुरु की बात करते हैं, देश विश्व गुरु बने, दुनिया भारत की तरफ देखे, तेजी से तरक्की करे, ऐसा भारत का निर्माण हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यंगस्टर जिनको आज नौकरी मिली है और दे आर लकी पीपल, वो 2047 का वो समय देखेंगे जब देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा, सबसे खुशहाल देश बनेगा और दुनिया को एक विश्व गुरु बनकर उभरेगा। वो लोग देखेंगे और यहाँ के लोग, अब के लोग जो यहाँ है उन्होंने कितनी रात डाली है। आज से हम देश की आजादी की 100 साल मनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश को सबसे ताकतवर बनाकर एक शक्तिशाली विश्व गुरु बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हम लोग जो काम कर रहे हैं इस नींव पर डाल रहे हैं। हम खुशकिस्मत है कि हमें नरेंद्र भाई मोदी जी जैसी एक नेता मिला है जो दुनिया को बहुत प्रभावित कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ देखती है। मैं एक बार फिर जो उन बच्चों को आज नौकरी मिली है उनको मुबारकबाद देता हूं और आस करता हूं कि अपने आप में देश की सेवा के गुण पैदा करें। एक जो पोर्टल है जिसमें उनको ट्रेनिंग के बहुत सारे मॉड्यूल दिए गए हैं और उनकी ट्रेनिंग लेकर अपने आप को एक सफल एम्प्लॉई, सफल कर्मचारी रोजगार बनाएंगे और देश की तरक्की और खुशहाली में सजा लेंगे। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संबोधन आप सुनेंगे, उनसे प्रेरणा लाकर देश की तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान डालें। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की, पोस्टल डिपार्टमेंट की, जिन्होंने आज ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। तो जम्मू रोजगार मेला था, आप देख रहे थे, वहां पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद थे। 105 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे जम्मू में। और ये अनुराग ठाकुर मौजूद है शिमला में, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ऐसे नए कानून भी अभी 1867 का कानून है, ये राज्यसभा में पास हो गया, फिर लोकसभा में आने वाले समय में पास हो जाएगा। मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमने पुराने कानून खत्म भी किए, जैसे 1867 का तो यही कानून। ऐसे सैकड़ों कानून थे जो पुराने थे, आज कोई मतलब नहीं था। 1500 से ज्यादा कानून मोदी सरकार ने खत्म कर दिए। अब इससे आम जनमानस के जीवन पे फर्क पड़ता है। आप में से आज नौकरी की नियुक्ति पत्र किस किस को मिलने वाले, जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे। और आपके परिवार में पहली बार किसको सरकारी नौकरी मिल रही है? लगभग 80% लोग ऐसे जिनके परिवार में पहली बार किसी को सरकारी नौकरी मिल रही है। बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई।
10 लाख नौकरियां और हर महीने प्रधानमंत्री जी स्वयं पूछते हैं कि अब कौन कौन से डिपार्टमेंट का है। जैसे आज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, CSIR जो हेल्थ के अंतर्गत है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो मिशन जी यहाँ पे चला रहे हैं। आप उन सब विभागों में काम करेंगे। अब कहने के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंग्रेजों के समय बना था। उस समय टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको इंस्टेंट मैसेज देना था, तो उस समय टेलीग्राम भेजी जाती थी। आजकल मोबाइल पे टेलीग्राम एप्लीकेशन चलती है। क्यों? आप व्हाट्सएप करते हैं, कोई अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं। उस समय चिट्ठियां लिखते थे, आज लोग मोबाइल फोन पे मैसेज लिख के काम चला लेते हैं, ईमेल लिख देते हैं। तो आप सोचते होंगे पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या रेलेवेंस है। जब मैं IT कमेटी का चेयरमैन था 2014 से 2019, तो मैं बार बार इनके अधिकारियों को बुलाता था और मैं पूछता था भाई आप रेलेवेंट कैसे रहोगे, क्योंकि उससे पहले की कांग्रेस की सरकार ने कहा था सब पोस्ट ऑफिस बंद करने शुरू कर दो, नए मत खोलो, मर्जर करना शुरू कर दो, स्टाफ कम कर दो। मैंने कहा बंद करने से काम नहीं चलेगा, आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो। देश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की जरूरत है, तो क्या पोस्ट ऑफिस एक बैंक के रूप में काम नहीं कर सकता। आप केवल जमा करना और पैसा देना और जमा कराने में ही क्यों हो, डिपॉजिट ही क्यों लेते हो सिर्फ, आप इसको बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने उस समय ई-कॉमर्स की बात कही थी, आज से 9 साल पहले, कि ई-कॉमर्स का धंधा बढ़ेगा आने वाले समय में, आप ई-कॉमर्स का बिजनेस लेना शुरू करो। 2 साल लग गए मुझे उन मीटिंगों में अधिकारियों को कहते कहते कि ये भविष्य है आपका। आज आप कभी इनके आंकड़े उठाकर देखना। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसकी शुरुआत हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, और ई-कॉमर्स का बिजनेस भी अब इनका बहुत बढ़ रहा है। अब तो यहां तक हो गया है कि एक्सपोर्ट भी करना है, तब भी पोस्ट ऑफिस में वो सुविधा क्यों मैं ठीक कर रहा हूं, और तो पोस्ट करने की भी, एक्सपोर्ट करने का भी यहां पर सुविधा है। तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और आज के युवाओं से हम वही अपेक्षाएं करते हैं कि सरकार में आप वो पुरानी सोच लो कि मत चलिए कि सरकार है आगे थकी हारी सोचे वैसा नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जितना युवा नई चीजें सोचते हैं उतना ही हमारे देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग, आज उनका अपना व्हाट्सएप चैनल है, सबसे पहले सोशल मीडिया का उपयोग उन्होंने करना शुरू किया था। सरकार में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कैसे हो उसको करना है। फिर वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। कब सोचा? जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ही था। दुनिया इस दिशा में थी कि अब करेंगे, अब मरेंगे कि बचेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि बचाना है लेकिन आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है। पीपीई किट बाहर से नहीं आएगी, दवाई बाहर से नहीं आएगी, वैक्सीन नहीं आएगी। भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी है, वैक्सीन भी यहीं बनानी है, पीपीई किट भी यहीं बनानी है। और जो कोई नहीं सोचता था वो मोदी जी ने करके दिखाया। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगा। दुनिया के लोगों ने छापा, कि भारत में अरबों करोड़ों लोग मर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, दुनिया गलत साबित हुई है एक बार। कई बार हमें लगता है कि बस हो गया। अब 2 मिनट के लिए वापस जाने से पहले सोचना कि किसी 140 करोड़ की आबादी के देश में 3 वक्त का भोजन देना और 2.5 साल तक 30 महीने तक देना, यह आसान काम नहीं था। 30 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। किसी को भूखा नहीं मरने दिया, वैक्सीन पे कोई पैसा खर्च नहीं होने दिया। और उसी समय डिफेंस का सेक्टर भी खोल दिया, कोल एंड माइनिंग का खोल दिया, स्पेस का सेक्टर खोल दिया, अन्य क्षेत्र खोल दिए। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहां इसरो में कोई बाहर के व्यक्ति को नहीं आने दिया जाता था, देश के युवाओं को, हमने स्पेस सेक्टर खोला है। आज 150 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और स्टार्टअप
वहां पर काम कर रही है, और जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो चंद्रयान मिशन को सफल बनाकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमने सैटेलाइट को पहुंचाने का काम भी किया है। ये विक्रम लैंडर का वहां पर लैंड होना, शिव शक्ति पॉइंट पर जाना, ये भारत के युवाओं के और वैज्ञानिकों की क्षमता को दिखाता है। और इस मिशन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी थी। और मैं तो इतना ही कहूंगा, महिलाएं कौन से क्षेत्र में नहीं, आज भी मैं देख रहा हूं जब हाथ उठा तो बहुत सारी महिलाओं को भी आज सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। अब तो सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तब 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया था। और अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बन गई, जो 27 साल से कोई सरकार नहीं कर पाई, सबने वायदे किए, कर कोई नहीं पाया था, मोदी जी ने एक बार फिर बड़ा वायदा पूरा किया। संसद से लेकर विधानसभा तक नारी शक्ति के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी कर दी है। किरण बाबा जी ने सबसे पहले ताली बजाई, जो कभी कॉर्पोरेटर से लेकर बाकी सब। तो अब पता नहीं कौन कौन सी सीटें रिजर्व होंगी, आने वाले समय में डिलिमिटेशन भी होगी, जनगणना भी होगी, तो उसके बाद एक अगला भविष्य का रोड मैप भी बनेगा। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा, एक नहीं अनेक अवसर आ रहे हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 10:30 पे जुड़ेंगे। मुझे एक बात आपसे करनी है, ये अवसर कैसे खड़े हुए? क्योंकि 9 साल पहले तो दुनिया ये कहती थी इंडिया इज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड टुडे द सेम वर्ल्ड सेज इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कैसे संभव हो पाए? हमारे देश के मीडिया से मैं पूछता हूं, कहां कहते थे डूबता हुआ जहाज है, पॉलिसी पैरालिसिस है, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था है, वहां से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनाई। जिन अंग्रेजों की राजधानी शिमला थी गर्मियों की, उन अंग्रेजों को हमने पछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ये हमारी ताकत है। और यही नहीं, मात्र 7 एम्स थे, 22 एम्स कर दिए, 15 नए बना दिए पिछले 9 साल में। 7 IIT और 7 IIM थे, अब 16 और 14 कर दिए। 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए बना दिए 9 साल में। 2014 तक 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, हमने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बना दी पिछले 9 सालों में। पिछले 9 सालों में जहां पहले केवल आधा किलोमीटर मेट्रो बनती थी, अब हम 1.5 किलोमीटर से ज्यादा बनाते हैं, और दुनिया का 4था सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हिंदुस्तान में बन गया है। दुनिया में डिजिटल पेमेंट में भारत का नाम कहीं नहीं था, आज दुनिया में 46% डिजिटल पेमेंट्स हिंदुस्तान में होती है। जहां कांग्रेस के नेता चिदम्बरम जी और बाकी सब कहते थे गरीब कहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा, कहां डिजिटल पेमेंट करेगा, कौन 9 रुपए की पेमेंट, 8.5 रुपए की पेमेंट कैसे कर पाएंगे? आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, चिदम्बरम जी पेमेंट करते हो ना करते हो फोन से, लेकिन जिनको काले धन की चिंता नहीं है, वो अपने मोबाइल फोन से 10 रुपए का, 5 रुपए, 2 रुपए की पेमेंट भी अब इससे ही करते हैं, और लेने वाले भी उससे पेमेंट लेते हैं। ये भारत की ताकत है। टेक्नोलॉजी के आधार पर हम कहां पर पहुंचे। दुनिया आज भी हार्ड कॉपी कोविड की लेकर चलती है, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी जी ने कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, वो भी उस समय लगाई। सुंदर पिचाई जब मुझसे मिले इस साल शुरुआत में दिल्ली में, तो उन्होंने कहा मैं तो हार्ड कॉपी लेकर चलता हूं, इतनी बड़ी कंपनी का CEO हूं, और तो मैं तो ये लेके चलता हूं, लेकिन मेरे देश भारत में, जिसको कभी कहा जाता था कि सपेरों का, भिखारियों का देश है, उसने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट अपनी वैक्सीन का, आप डिजिटल पेमेंट करते दुनिया की सबसे ज्यादा, और अब आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे युवा साथी
जो हार्ड कॉपी अपने सर्टिफिकेट्स की लेकर नहीं चलते, डिग्रीज की नहीं लेकर चलते, वो डिजी लॉकर का इस्तेमाल भी करते हैं। करते नहीं करते? तो रोजगार मेले का देश भर में कुल 46 जगहों पर इसी तरह से आयोजन किया गया है और आज कुल 51,000 जो नियुक्ति पत्र हैं वो वितरित किए जाएंगे। इसके साथ फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलना जरूर है। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं हिंद पाक मुज़ाकरात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र, दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक आज होनी है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा इसमें शामिल होंगे और बैठक में लद्दाख के LG BD मिश्रा भी शरीक होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। तो ये मीटिंग नॉर्थ जोनल काउंसिल की है। आज इस मीटिंग की शुरुआत होगी और ये एक दिवसीय मीटिंग ही है। ये 31वीं मीटिंग है और इस मीटिंग में नॉर्थ जोन के जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके जो CMs हैं या उनके जो LGs हैं, वो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। और उन राज्यों में, यानी ये जो राज्य हैं या UTs हैं, इनमें जो बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या इंटरनल कोई और इश्यूज हो, उनको लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा कि कैसे इन समस्याओं से निपटा जाए। तो ये काफी अहम आज मीटिंग होने वाली है। अमृतसर में ये मीटिंग होगी और अमृतसर में जो इस मीटिंग के तमाम जो खास मेहमान हैं वो सभी के सभी वहां पहुंच चुके हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लगभग तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं अमृतसर। ये मीटिंग पंजाब में होने जा रही है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक है, नॉर्थ जोनल जो ये मीटिंग है, इसमें ये 31वीं मीटिंग है बताया जा रहा है कि, और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए LG जो लद्दाख के LG हैं BD मिश्रा, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सुक्खू भी वहां पहुंच चुके हैं नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए। पंजाब सरकार ने इसमें शामिल होने वाले माननीय जो भी मेहमान हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर इंतजाम किए हैं। बैठक को सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों की पहले ही ड्यूटी में लगा दी गई है और जाहिर सी बात है कि कई राज्यों के CM या LGs वहां पहुंच रहे हैं, तो इसके तहत मीटिंग से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो उत्तरी जोनल काउंसिल की ये 31वीं बैठक होने जा रही है जो आज अमृतसर में ये बैठक होगी। पंजाब सरकार ने इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं।
इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे, ऐसी संभावना है। और इसी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस एसपीओ का शव मिला है। पुंछ नगर के बाहरी इलाके गुंडी में मिला है शव। पुंछ मंडी सड़क मार्ग किनारे ये मिला है उनका शव। देर रात बाइक पर जाते वक्त ये हादसा पेश आया। लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान खालिद हुसैन के रूप में की गई है। तो एक बार फिर अगली बता, किश्तवाड़ से बड़ी खबर है ये। तो पुंछ से ये खबर आपको दे रहे हैं, पुंछ नगर के बाहरी इलाके में मिला है शव और पुंछ मंडी सड़क मार्ग किनारे ये शव मिला है, जिसको लेकर काफी सवाल भी हैं, क्योंकि ये शव जो है, जब लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक की पहचान खालिद हुसैन के रूप में की गई है। हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोनिश शर्मा, ज्यादा जानकारी के साथ। मोनिश, कैसे पता चला, क्या मामला है पूरा ये? विशाल, सुबह करीब जो है रोशनी होने के बाद कुछ लोगों ने जो है मंडी पुंछ मार्ग पर गुंडी में जो है सड़क के किनारे खेतों में एक शव देखा और उसके साथ ही वहाँ एक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ था। तो जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस जो है वहाँ पहुंची। स्वयं जो है अपना SHO पहुंचे, उठाने वो पहुंचे और वहाँ पर देखा और वहाँ पर कुछ साथियों ने उसको पहचान की कि ये जो है खालिद है SPO और जो पुंछ पुलिस लाइन में तैनात है, तो उसका शव है। तो उन्होंने जो है उसको फौरन जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आके जो है उस शव को वहां से उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया है। अभी शव जो है राजा सुखदेव में पड़ा हुआ है और वहां पर डॉक्टर का बोर्ड बनेगा और पुलिस की जो है पोस्टमार्टम के बाद जांच होगी। तभी पुलिस ने वहां पर साक्ष्य इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कहीं ये देर रात को अभी प्राथमिक जांच में ये आ रहा है कि देर रात को कहीं जो है वहां पर वो जा रहा था बाइक पे और उसको किसी गाड़ी ने हिट किया है, जिसके कारण उसकी डेथ हुई है। और अभी जो है पूरा मामला साफ नहीं हो पाया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई बढ़ पाएगी। तो ये इसकी तैनाती कहाँ थी? जो खालिद हुसैन जो है पुलिस के ये SPO थे, तो इनकी तैनाती कहाँ थी और क्या ये ड्यूटी आवर में थे उस वक्त जब इनके साथ ये हादसा पेश आया है? क्या ये इसके कुछ सबूत मिल पाए हैं पक्के तौर पे कि उनके साथ ये हादसा ही हुआ है या कुछ और मामला है? जी विशाल, ये पुंछ पुलिस लाइन में तैनात थे। पहले ये थाने में थे और पिछले कुछ महीनों से पुंछ पुलिस लाइन में तैनात थे, लेकिन रात को ड्यूटी नहीं थी जिस समय ये हादसा हुआ है। शायद कहीं वो जा रहे होंगे किसी काम से, तो उसके ये हादसा हुआ है उस समय। जी, क्या उनके घर वालों से कुछ बात हो पाई है मनीष? उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? ऐसा ही साल भी उनके घर वाले पहुंचे नहीं थे जब हम वहां पे पहुंचे और जो शव को जब हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो घर वाले अभी तक पहुंचे नहीं थे। उनका एक बड़ा भाई भी पुलिस में है और बम स्क्वाड में वो इस समय जम्मू में है, लेकिन अभी परिवार जो है वहां से पहुंचने वाले कि मेंटर से आने में पहुंचने टाइम लगता है जी, तो अभी तक किससे बात नहीं हो पाई है। तो मनीष, क्या ये अंदाजा लग पाया है कि दरअसल जब वो शव है, इसका मतलब है कि अगर कोई हादसा हुआ होगा तो उनको कुछ चोटें आई होंगी? क्या उनके सिर में चोट पाई गई है या बदन के किसी और दूसरे हिस्से में चोट पाई गई है? क्या लग रहा है? उनके सिर पे और चेहरे पे गंभीर चोटें हैं जी, और साथ में जो बाइक है वो भी टूटी हुई है, तो जिससे यही कहा जा रहा है पहले कि ये सड़क हादसा ही है जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो ये काफी चौंकाने वाली खबर है, पुलिस SPO का मिला शव। जी हाँ, ये पुंछ में पुलिस SPO का शव मिला। पुंछ नगर के बाहरी इलाके गुंडी में मिला शव। पुंछ मंडी सड़क मार्ग के किनारे ये शव मिला था। देर रात बाइक पर जाते समय पेश आया हादसा, ऐसा समझा जा रहा है। लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दिया और मृतक की पहचान खालिद हुसैन के रूप में की गई है। जो खालिद हुसैन जो है वो SPO था, पुलिस विभाग का ही SPO था और उसकी जो है इस तरह से मौत हो गई। और इस वक्त किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर है। किश्तवाड़ से खबर यह है कि वारवान किश्तवाड़ में उत्सव का आयोजन, 2 दिवसीय उत्सव का समापन। युवा सशक्तिकरण के लिए कई घोषणाएं। तो ये किश्तवाड़ से अहम खबर आपको दे रहे हैं। किश्तवाड़ से बड़ी खबर, वारवान किश्तवाड़ में उत्सव का जो आयोजन था उसका समापन हो चुका है। 2 दिवसीय उत्सव का समापन हो चुका है। युवा सशक्तिकरण के लिए कई घोषणाएं इस समापन समारोह में की गई हैं। गढ़वन का वादिया और ये मड़वा
लाजवाब है। सब तो घूमते हैं बाहर शहर में घूमते हैं, श्रीनगर, गुलमार्ग, सोनमार्ग, लेकिन जम्मू कश्मीर में गांव तरफ इतना अच्छा बढ़िया जगह है, ये तो कोई सोचा भी नहीं था। मैं उसी जगह ढूंढ के आ रहा हूँ। अगर यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर डेवलप्ड होगा गांव और डेवलप्ड होगा यहाँ पर बिजली, पानी, ये सब जरूरी है। यहाँ पर ये फेस कर रहा हूँ। किश्तवाड़, रामबन, डोडा, उधमपुर, इस तरह के ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। और ये आप देखिए, ये वादी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे अगले कुछ सालों में मुझे लगता है कि हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। लेकिन इस जगह का बहुत स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इट्स ए हिमालयन इकोलॉजी। हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ लोकल इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इको टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। लोगों का हमें इसमें साथ चाहिए और मैं गुजारिश करूँगा किश्तवाड़ ज़िले के और रामबन ज़िले और डोडा ज़िले और तमाम जो इस एरिया में अजला हैं, उन सब के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि टूरिज़्म ज़िले से अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि टूरिज़्म का पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है और ये लाइवलीहुड जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस जगह की, इन ज़िलों की, इन जगहों की इकोनॉमी को टर्न अराउंड करने में मेजर रोल प्ले कर सकता है। सेक्रेटरी टूरिज्म खुद यहाँ पे आज चीफ गेस्ट बन के, मेहमान खसूसी बन के आए हैं और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ के यूथ के लिए करे हैं, चाहे वो यूथ क्लब्स हो और जो होम स्टेज हो और ट्रेनिंग के और ट्रैकिंग गाइड्स के अलग अलग प्रोग्राम। तो यही हमको चीज़ चाहिए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और किसी ना किसी तरह मुझे लगता है वार्ड-1 फेस्टिवल करा के वो हमने अचीव किया है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्योंकि ध्यान हमारी तरफ है, हम लोग चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश इन करें और अपने यूथ को नए नए मौके दें। कुछ लोगों ने बोला इसको पहले कराना चाहिए। डेफिनेटली हम लोग का अगस्त में प्लान था, किसी कारण से नहीं हो पाया। अगले साल इसको जुलाई के महीने में कराएंगे और एक कैलेंडर इवेंट बनाएंगे। कैलेंडर इवेंट का मतलब है हर साल एक बार जरूर होगा। तो वो हमारी कोशिश है कि एक बार एक कैलेंडर इवेंट बन जाएगा तो बड़े बड़े देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आके इसमें जुड़ेंगे और हर साल ये इसका साइज बढ़ता जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए हैं, आपने देखे होंगे यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। तो कैंपिंग साइट्स बहुत अच्छी है, हाइकिंग, ट्रैकिंग और साथ में यहाँ बच्चों के लिए अच्छे ट्रैक बन सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की पहल बहुत अच्छी है और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने से इसको एक टूरिज्म मैप पे भी लाया गया है। आई गॉट टू नो। और मुझे लगता है कि ये जो एरिया है इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज टूरिज्म। अदरवाइज यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और बाकी स्कोप भी नहीं है। इवन मनरेगा का भी स्कोप कम है क्योंकि पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड है, पेरिफेरल एरियाज अनइनहेबिटेड है, तो वहाँ तो कोई स्ट्रक्चर बनाने का फायदा नहीं है। सो टूरिज्म इज गोइंग टू बूम देयर लाइफ। और होम स्टे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। उसके लिए इनको हर घर से अगर 2-2, 3-3 कमरे अलॉन्ग विद अटैच्ड बाथरूम ये डेवलप करेंगे और इनको गाइड किया जाए, उससे मुझे पूरा यकीन है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।